एंड रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस। क्या मतलब हुआ यार इसका? बताओ। जो ट्रांजैक्शन है वो रेवेन्यू नेचर का भी हो सकता है और कैपिटल का भी हो सकता है। अब जैसे मान लो रिपेयर मेंटेनेंस हुआ और मान लो ये हुआ है 10 लाख का। बताओ इसको कहां दिखाएंगे? P&L में या फिर बैलेंस शीट में, मतलब असेट की कॉस्ट में जोड़ देंगे। डिपेंड्स है ना, जवाब है डिपेंड्स। डिपेंड करता है कि 10 लाख रुपए खर्चा काय पर किया गया। अगर इस 10 लाख को खर्चा करने से असेट का लाइफ बढ़ रहा है या उसका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रहा है या उसका वैल्यू बढ़ रहा है तो ठीक है, हम उसे कैपिटलाइज कर देंगे। अदरवाइज P&L में दिखाएंगे। तो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हो सकता है कि इसको कैपिटलाइज करना चाहिए, लेकिन सिंस मुझे इस बार प्रॉफिट कम दिखाना है तो मैंने इसको रेवेन्यू नेचर का मान के P&L में डाल दिया। P&L में डाल दिया तो प्रॉफिट कम हो गया तो टैक्स भी कम लग गया, बिंदास काम हो गया। समझ पा रहे हो? तो कहीं ऐसा तो नहीं करा गया कि कैपिटलाइज करना था आपने रेवेन्यू नेचर का मान लिया, या फिर रेवेन्यू नेचर का था और आपने कैपिटलाइज कर दिया, है ना? तो ये भी ऑडिटर ने चेक करना है। अच्छा, क्यों करना है? क्योंकि ये सब तो मैनेजमेंट के हाथों में है ना, किसको पता कि क्या हो रहा है। तो ऑडिटर ही चेक करेगा कि जो तुमने करा है वो सही है या नहीं है ना? ओके। तो देखो बेटा, अपन ने क्या करा, याद रखने का तरीका भी यही है ना। पहले हम गए ऑर्गेनाइजेशन में, पहले हमने वहां का अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करा, फिर हमने बाकी सारे सिस्टम प्रोसीजर भी चेक कर लिए कि सब बढ़िया है, बराबर है। अब हम चलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट की चेकिंग करने के लिए। बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने देखा कि यार कोई अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, मतलब अमाउंट्स फिगर्स में कोई गलती तो नहीं है। फिर हमने चेक करा कि जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुए हैं, कहां पर रिकॉर्ड हुए हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट में, है ना? वो ट्रांजेक्शन ऑथेंटिकेटेड और वैलिड है या नहीं है, मतलब सच्ची में भी कुछ हुआ था या अभी मन से रिकॉर्ड कर रखा है। और फिर क्या लिखा है? जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उनमें प्रॉपर डिफरेंस किया गया है कैपिटल और रेवेन्यू नेचर में। अगर कैपिटल नेचर की थी तो कैपिटलाइज करे हैं, रेवेन्यू नेचर की थी तो रेवेन्यू नेचर में दिखाया है। बोलो ओके। अगला पॉइंट क्या है? कंपेयर दी बैलेंस शीट एंड P&L विथ व्हाट? बुक्स ऑफ अकाउंट या अंडरलाइंग रिकॉर्ड। किताबों में नॉर्मली शब्द यूज होता है अंडरलाइंग रिकॉर्ड, है ना, पर उसका मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट। इसका क्या मतलब हुआ? कंपेयर द बैलेंस शीट एंड P&L विथ बुक्स ऑफ अकाउंट। संभालो यार बताइए इसका क्या मतलब हुआ? ये है बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या है ये? बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब समझ रहे हो? साल भर में जो भी आपने जहां भी रिकॉर्ड करा वो सब क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट। ना जाने कितने रजिस्टर होंगे, ना जाने करोड़ में भी एंट्रीज होंगी। तो बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब जो भी साल भर में आपने लिखा है वो सब क्या है? किताबें। और उनका समरी क्या है? बैलेंस शीट और P&L। बोलो यारो। तो मतलब एक तरीके से देखें तो पूरी किताबों का जो निचोड़ है, जो क्रक्स है, वो बैलेंस शीट और P&L है। तो दोनों मैच भी तो होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि पूरी किताबों में परचेज का टोटल करा तो 15 लाख आ रहा है और P&L के डेबिट साइड में, मतलब ट्रेडिंग P&L के डेबिट साइड में 50 लाख लिखा हुआ है या 5 लाख ही लिखा हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात को? पूरी किताबों का समरी क्या है? बैलेंस शीट और P&L। दोनों मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसा तो नहीं ये अलग भाग रहा है ये अलग भाग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ऐसा तो आपको बैलेंस शीट और P&L को बुक्स ऑफ अकाउंट से कंपेयर करना है। ओके। Examine the existence, valuation and ownership of assets or verification of क्या? लाइबिलिटीज। सबसे पहले उन्होंने बोला आपको असेट चेक करना है। असेट में क्या चेक करोगे बताओ?
असेट में क्या चेक करते हैं? आपने बैलेंस शीट में असेट दिखाई है, हम क्या चेक करेंगे? सच्ची में भी असेट है या एवं ही दिखा के रखी है? आपने 10 कार दिखाई है या 15 प्लांट एंड मशीनरी दिखाई है, सच्ची में भी है या एवं ही दिखा के रखी है? दूसरा, वैल्यूएशन मतलब प्रॉपर डेप्रिसिएशन लगाया कि नहीं लगाया, प्रॉपरली अमोर्टाइज करा कि नहीं करा, समझ रहे हो? सही वैल्यू दिखाया कि नहीं दिखाया। फिर ओनरशिप, कहीं ऐसा तो नहीं कि बिल्डिंग जिसमें आप 15 साल से काम कर रहे हो वो आपकी हो ही ना, उसकी ओनरशिप किसी और के नाम पे और आप अपना बता रहे हो उसे, तो टाइटल डीड्स मतलब ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर सकते हो। बोलो यारो। फिर क्या करना? लायबिलिटीज चेक करना। लायबिलिटीज में क्या चेक करना है? अंडर या ओवर स्टेटेड तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं दिखाई जितनी है, या जितनी है उससे कम तो नहीं दिखाई, है ना? ओके। Check whether result of P&L is true and fair। क्या मतलब हुआ? P&L में जो प्रॉफिट दिखाया है, P&L का रिजल्ट मतलब क्या? प्रॉफिट या लॉस, है ना? तो P&L में जो प्रॉफिट या लॉस दिखाया है वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, मतलब वो सही है या नहीं है, उसको बढ़ाया घटाया तो नहीं है, है ना? जितना होना चाहिए उतना दिखाया कि नहीं दिखाया, है ना? ये इतना सारा कभी लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, अब आज के जमाने में इतना जरूरत नहीं है, पर आपकी किताब में तो इतना ही लिखा है। लिखना 4 नंबर में 5-6 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, पर ठीक है ना? एक बार तो पूरा सुन नहीं होगा, है ना? Examine the compliance of statutory requirements in case of corporate body। मेन शब्द क्या अंडरलाइन करूं मैं? मतलब सारे नियम कानून फॉलो हुए हैं या नहीं हुए। जैसे एक कंपनी पर हो सकता है 50 एक्ट लगते हो, वो पूरे एक्ट फॉलो हुए कि नहीं हुए। कंपनी एक्ट तो लगता ही है, अगर बैंकिंग कंपनी होगी तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी लगेगा, फॉरेन करेंसी में डील करती हुई तो फेमा भी लगेगा, इनकम टैक्स एक्ट भी लगेगा, जीएसटी भी लगेगा, पता नहीं कौन कौन से एक्ट लगेंगे। वो सब एक्ट फॉलो हुए कि नहीं हुए, उन सबको फॉलो कराया नहीं करा, है ना? फाइनली रिपोर्टिंग टू अप्रोप्रिएट बॉडी। रिपोर्टिंग टू अप्रोप्रिएट बॉडी क्या मतलब हुआ? ऑडिट हो गया, अभी उसका रिपोर्ट बनाओ और अप्रोप्रिएट बॉडी को दे दो। अप्रोप्रिएट बॉडी मतलब कौन? नॉर्मली शेयर होल्डर्स या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, मतलब टीसीडब्ल्यूजी। डिपेंड करता है ऑडिट में क्या डिसाइड हुआ था। ऐसा नॉर्मली लिखा होता है ना, ऐसा लिखा होता है, आपने देखा होगा, लिखा होगा टू दी मेंबर्स ऑफ RIL लिमिट, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ऐसा लिखा होता है। ऑडिट रिपोर्ट का हेडिंग क्या होगा? हेडिंग में लिखा होगा इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, लिखा होगा टू दी मेंबर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, है ना? तो नॉर्मली मेंबर्स को रिपोर्ट जाता है। तो बेटा अपन ने क्या हेडिंग लिखा था कि ऑडिट मतलब क्या? तो सुनो, अभी ऑडिट का मतलब सुनो, इसी सीक्वेंस में हमें याद भी रखना। देखना, जैसे ही मैं एंटर हुआ, मुझे सबसे पहले क्या चेक करना है? अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल अकाउंट सिस्टम। इसके अलावा जितने और सिस्टम है वो भी चेक कर लो, वो एडिक्वेट और कॉम्प्रिहेंसिव है कि नहीं, सफिशिएंट है ऑर्गेनाइजेशन के साइज और नेचर के हिसाब से। तो अभी किताबें चेक करी क्या? नहीं करी। अभी तो केवल अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल अकाउंट सिस्टम और इसके अलावा और जो सिस्टम प्रोसीजर वो सब चेक कर लिया। अब चलते किताबों पर। किताबों में क्या चेक करना है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, प्लस किताबों में क्या होती है? ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन की ऑथेंटिसिटी और वैलिडिटी। और ट्रांजैक्शन में क्या चेक करना है? कैपिटल और रेवेन्यू चर में बराबर डिस्टिंक्शन किया कि नहीं किया। तो अपन कौन से पॉइंट तक पहुंच गए? तो ऐसे समझना बेटा, देखो जानबूझकर यहां एक लाइन छोड़ी थी, ये 2 पॉइंट साथ में है, पहले ये 2 काम करने हैं, फिर ऑडिट शुरू करना है। ऑडिट शुरू करोगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करोगे, ट्रांजैक्शन चेक करोगे बराबर है कि नहीं, ऑथेंटिकेटेड और वैलिडिटी उनका है कि नहीं है, और कैपिटल और रेवेन्यू चर में डिफरेंस करा कि नहीं करा। तो ये एक तरीके से ऑडिट चल रहा है। फिर देखो बैलेंस शीट और P&L को बुक्स ऑफ अकाउंट से कंपेयर करा, तो पहले बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर लिए। क्या चेक कर लिया बुक्स ऑफ अकाउंट में?
अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लिया बुक्स ऑफ अकाउंट में, ट्रांजैक्शन चेक कर लिए, ट्रांजैक्शन में डिस्टिंक्शन बराबर किया वो भी चेक कर लिया। अभी इन्हीं बुक्स ऑफ अकाउंट को किससे कंपेयर करना है? बैलेंस शीट और P&L से। और बेटा जैसे ही बैलेंस शीट आया तो असेट लायबिलिटी माइंड में आया, तो असेट चेक कर लो, फिर लायबिलिटी चेक कर लो, फिर P&L लिखा दो तो P&L का रिजल्ट चेक कर लो। बोलो सही कह रहा हूं? फाइनली क्या बचा? स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, मतलब नियम कानून बराबर सारे फॉलो हुए कि नहीं हुए, और फाइनली रिपोर्ट बना के दे दो, सब हो गया ऑडिट। यही तो ऑडिट है। बोलो अब एक बार फिर से 11 पॉइंट बोलकर देखना है ना। स्टार्ट करते हैं ना। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था? हाँ वो चला गया, सुनो। हाँ सबसे पहले अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करना है, दूसरा अदर सिस्टम और प्रोसीजर चेक करना है। हो गया दोनों चेक। अब आ जाते किस पर? ऑडिट करने आ जाए तो बुक्स ऑफ अकाउंट में अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करा, फिर ट्रांजैक्शन का ऑथेंटिसिटी और वैलिडिटी चेक करा, फिर ट्रांजैक्शन में प्रॉपर डिस्टिंक्शन किया कि नहीं किया ये चेक करा। हो गया ना। अभी इन्हीं बुक्स ऑफ अकाउंट को कंपेयर करूं किससे? बैलेंस शीट और P&L से। बैलेंस शीट आया तो असेट को चेक करूं, लायबिलिटीज को चेक करूं, P&L का रिजल्ट चेक करूं, और फिर नियम कानून फॉलो हुए कि नहीं हुए, और फाइनली रिपोर्ट बनाकर किसको देना है? अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। ओके डन। अब बढ़ते हैं अपन आगे। उम्मीद कर रहा हूं आपने लिख लिया होगा ये। अगला हेडिंग डालो ऑडिट प्रोसीजर्स। अगला हेडिंग डालो ऑडिट प्रोसीजर्स। लिखा हेडिंग? चलो सुनना, ये जो बताने वाला हूं बेटा, अगर कोई आपसे पूछे ना 5 मिनट में बताओ ऑडिट क्या है, तो आप यही बताना जो मैं बताने वाला हूं। ठीक है? क्या है सुनना। देखो यार बेटा, होता क्या है, एक ऑडिटर जो होता है वो क्या करता है? ऑडिट करता है। ऑडिट करना मतलब क्या करना? ऑडिट करना मतलब ऑडिट प्रोसीजर्स लगाना है। क्या करना है? ऑडिट प्रोसीजर्स लगाना है। ऑडिट प्रोसीजर्स लगाना है मतलब कोई ना कोई तरीका लगाना है ना। क्यों लगाना है? ताकि हम टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, ताकि हम सबूत इकट्ठे कर सकें। हमें सबूत क्यों जुटाने हैं? हमें सबूत क्यों जुटाने हैं? जो जज होते हैं उनको सबूत क्यों चाहिए होता है? ताकि वो कंक्लूड कर सके कि कौन गलत है कौन सही है। ऐसे हम ऑडिटर हैं, हमें सबूत इसलिए चाहिए ताकि हम कंक्लूड कर सके कि क्या सही है और क्या गलत है ना। सो ऑडिटर ऑडिट करता है बेटा। ऑडिट करता है मतलब कोई ना कोई तरीका लगाता है चेक करने का। ऑडिट प्रोसीजर मतलब कोई ना कोई तरीका चेक करने का, है ना। वो क्यों लगाता है ऑडिट प्रोसीजर? ताकि वो ये देख, मतलब वो सबूत इकट्ठे कर सके। जैसे मान लो परचेस है तो परचेस सही है कि नहीं उसका सबूत इकट्ठा करूं, सेल्स सही है कि नहीं उसका सबूत इकट्ठा करूं, असेट सही है कि नहीं उसका सबूत इकट्ठा करूं, है ना। सबूत इकट्ठे करते हैं। उन सबूतों के आधार पर हम क्या निकालते हैं बेटा? कंक्लूजन्स। क्या निकालते हैं? क्या निकालते हैं? कंक्लूजन्स। ओके, उन कंक्लूजन का क्या करते हैं? वही तो बेटा ऑडिट रिपोर्ट में लिखते हैं, उसी की तो फीस मिलती है हमें। तो ऑडिटर को अल्टीमेट पर्पस क्या है? ऑडिट रिपोर्ट बनाना। पर ऑडिट रिपोर्ट बनाने के पहले क्या करना पड़ेगा? क्या बिना ऑडिट करे रिपोर्ट बना दोगे? और ऑडिट करोगे मतलब ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, कोई ना कोई तरीका लगाओगे, उस तरीके से सबूत इकट्ठे करोगे, सबूतों के आधार पर कंक्लूजन निकालोगे, उस कंक्लूजन को रिपोर्ट में लिख दोगे। हम जज साहब तो है नहीं जो खड़े होकर सुनाएंगे, हम तो लिखकर रिपोर्ट में दे देंगे, भाई ये है, हमारे हिसाब से सब कुछ ठीक है या नहीं है या जो भी है। बोलो यारो, मैं आज किस पर बात करने वाला हूं कि ऑडिट प्रोसीजर क्या है। क्योंकि ऑडिट करना मतलब ऑडिट प्रोसीजर लगाना, ऑडिट करना मतलब ऑडिट प्रोसीजर लगाना, ऑडिट करना मतलब ऑडिट प्रोसीजर लगाना। तो ये तो बताओ कि ऑडिट प्रोसीजर मतलब क्या है ना। ठीक है, ये लिख लिया आपने? लिख लो जल्दी से। अब सांस लेते रहना। कर दो। पानी मुझे भी दे देना यार भाई। सांस लो भाई, पानी वानी पी लो थोड़ा, है ना। बहुत देर से आप इतना सिंसियरली सुन रहे हैं।
खैर मैं जानता हूं ये एक्टिंग चल रही है पहले दिन वाली। लिखा है। सो ऑडिट करना मतलब ऑडिट प्रोसीजर लगाना। प्रोसीजर लगाकर क्या करेंगे? सबूत इकट्ठे करेंगे, सबूतों से निष्कर्ष निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, उसका क्या करेंगे? रिपोर्ट में लिख देंगे। यही तो ऑडिट है ना। ठीक है, अब सवाल है कि ऑडिट प्रोसीजर मतलब क्या है ना। तो ऑडिट प्रोसीजर मतलब क्या? सिंपल मीनिंग कहूं तो कोई ना कोई तरीका है ना, जो भी जिस भी तरीके से आप चेक करते हो वो ऑडिट प्रोसीजर हो गया एक तरीके से, है ना। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। आप जो ऑडिट प्रोसीजर लगाते हो मतलब जो भी आप करते हो उसमें जो सबसे पहला काम आप करते हो वो करते हो रिस्क को असेस करने का काम। क्या नाम लिखा है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। लिखा। ऑडिट प्रोसीजर में जो पहला प्रोसीजर होता है वो होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, है ना। जैसे हम शॉर्ट में बार बार क्या बुलाएंगे? रैप। ठीक है, इसमें करना क्या है? पहली बात बेटा, इसका जिक्र किया गया है ऐसे 315, एक बेहद इंपोर्टेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वैसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं, है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या होता है? अकाउंटिंग की जाती है ना। और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से क्या किया जाता है? ऑडिट। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से हम ऑडिट करते हैं। तो एएस के हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं और एसएस के हिसाब से ऑडिटिंग करते हैं। तो उन्हीं एसएस में कैसे ऐसे 315 जिसमें इस बारे में बताया है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बारे में पूरा डिटेल वहां पर बताया है ना। इसके अंदर आप करते क्या हैं? आइडेंटिफाई एंड assess the risk of material misstatement। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, है ना। मैं बताऊंगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब क्या होता है ना। अभी सिंपल मीनिंग समझ लो बेटा। मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब होता है कोई बड़ी गलती। मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब कोई बड़ी गलती। बताओ यहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्यों लिखा? मतलब बड़ी गलती के बारे में ही बात, क्योंकि छोटी गलती को इग्नोर करना है। हाँ यस बेटा, ऑडिटर खुद बोलता है कि मैं ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं, मैं इस पर ओपिनियन देता हूं। मतलब छोटी मोटी गलतियां तो होंगी बेटा, बड़ी गलती नहीं होगी, इस बात का आश्वासन मैं देता हूं। वापस बोलता हूं, जब ऑडिटर ऑडिट करके रिपोर्ट देता है तो उसका यह कहना होता है कि देखो साहिब, छोटी मोटी गलतियां तो होंगी ही, पर मैं आपको आश्वासन देता हूं कि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होगा, कोई बड़ी गलती नहीं होगी। ठीक बात है। तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट का सिंपल मीनिंग कोई बड़ी मिस्टेक, है ना, कुछ बड़ा मिस्टेक। छोटी मोटी को तो इग्नोर कर ही सकते हैं। अभी लिखा क्या है? आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मतलब पहले आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आपको क्या चेक करना है कि रिस्क कौन कौन से एरियाज में है और कितनी है। आइडेंटिफाई करना मतलब सर्च करना, ढूंढना कौन कौन से एरियाज में रिस्क है, और असेस करना मतलब मेजर करना, कहां रिस्क ज्यादा है कहां रिस्क कम है। तो मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें टोटल 100 एरियाज हैं, परचेज सेल जैसे मिलाकर 100 एरियाज हैं। उन 100 में से ऑडिटर को लगा कि यार 25 एरियाज में क्या है? रिस्क है। आइडेंटिफाई करा कि 25 एरियाज में रिस्क है, और उन 25 में से 10 ऐसे एरियाज है जिनमें रिस्क ज्यादा है। मेजर करा आपने, असेसमेंट करा आपने, 25 एरिया में रिस्क है, उनको चेक करा तो आपने पाया कि उन 10 में ज्यादा रिस्क है। तो आप बताओ क्या करोगे? वो जो 10 एरियाज होंगे उन पर आप ज्यादा फोकस करोगे। मैं ठीक कह रहा हूं? जो ज्यादा रिस्क एरियाज होंगे उनमें आप ज्यादा चेकिंग करोगे, ज्यादा मेहनत करोगे, ज्यादा हार्डवर्क करोगे। बोलो यारो। तो बेटा ऑडिट करना मतलब सबसे पहले आपको कौन सी प्रोसीजर लगाना है?
रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ऐसे अपन बोलते सिंपल शब्दों में ऑडिट प्रोसीजर लगाना है, पर ऑडिट प्रोसीजर में भी कौन सा प्रोसीजर? रिस्क वाला प्रोसीजर। रिस्क ढूंढ लिया, अब चलते हैं आगे। तो आगे नाम दिया गया बेटा इसको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। क्या नाम दिया गया? फर्दर शब्द क्यों यूज करा गया, कोई बता सकता है? फर्दर मतलब क्या? बाद में। तो बाद में का यहां पर क्या यूज है? अच्छा, इसका मतलब पहले रेफ ही लगाना पड़ेगा। हाँ, पहले यही लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसे लगा सकते हो। तो पहले ये लगाया, उसके बाद जो भी ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे उसे क्या नाम देंगे? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। बाद में लगाई जाने वाली ऑडिट प्रोसीजर्स। बोलो यारो, है ना? तो पहले यहां से देख लेते हैं एक बार। ऑडिटर क्या करता है? ऑडिट करता है। ऑडिट करना मतलब ऑडिट प्रोसीजर लगाना। प्रोसीजर क्यों लगाना है? ताकि सबूत इकट्ठे हो जाए। सबूत इकट्ठे करके क्या करेंगे? कंक्लूजन क्यों निकालना है? ताकि रिपोर्ट में लिख सकें। रिपोर्ट क्यों बनाना है? फीस ली है यार, पैसा लिया है, यही तो जिम्मेदारी ली थी कि तुम मुझे पैसा दो, मैं तुम्हारा चेकिंग बैकिंग करके और तुमको रिपोर्ट बना के दे दूंगा। ठीक है। ऑडिट प्रोसीजर में पहले क्या करना है आपको? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करना है। मतलब ढूंढना है कि कौन कौन से एरियाज में रिस्क है और कौन कौन से एरियाज में कितनी रिस्क है, क्योंकि जिनमें ज्यादा रिस्क होगा उन पे ज्यादा मेहनत करेंगे, जिनमें कम रिस्क होगा उनमें कम मेहनत करेंगे। बोलो यारो। ओके, तो आया आगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, मतलब बाद में लगाई जाने वाली ऑडिट प्रोसीजर। शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? फैब। ओके, अब ये भी होती है बेटा दो टाइप की। स्पेस कम है अपने पास, एक काम करते हैं अपन, क्यों नहीं? ठीक है, सुनना। अपन बात कर रहे थे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर मतलब क्या है ना। इसके दो पार्ट होते हैं बेटा। कितने पार्ट होते हैं? दो। फर्स्ट पार्ट इज, कोई बताएगा? कंप्लायंस प्रोसीजर। इसका एक और नाम है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। और दूसरा होता है सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। मैं पहले आपको वो वाला कंटेंट पढ़ा रहा हूं जिससे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। मैं बार बार ये शब्द यूज करूंगा, कंप्लायंस प्रोसीजर लगाएंगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाएंगे, तो आपको पहले से ही पता हो कि ये सब है क्या, है ना। तो पहले हम वो वाली बातें पढ़ाएंगे 2-4 दिन में जो बेसिकली पूरे ऑडिट में यूज होने वाली है ना। तो सर, बाद में लगाई जाने वाली ऑडिट प्रोसीजर में दो प्रोसीजर है। कौन कौन सी? कंप्लायंस प्रोसीजर और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ठीक है। कंप्लायंस प्रोसीजर का एक और नाम क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। इससे आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। बताओ क्या करना है? कंट्रोल्स को चेक करना है। तो अच्छा बताओ, क्या आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में किताबें चेक करी? नहीं करी, किताबें चेक नहीं करी। फिर आपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाई, उसमें भी पहले आप क्या चेक कर रहे हो? कंट्रोल्स। क्या अभी भी आपने किताबें चेक करी? नहीं करी। मतलब किताबें चेक करने के पहले भी बहुत कुछ करना होता है, समझ रहे हो। जैसे आप जब पढ़ाई स्टार्ट करते हो, है ना, अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन शुरू करते हो, तो आप एक रफ आइडिया लगाना नहीं चाहते कि कौन से एरियाज हैं जो इंपोर्टेंट है, क्योंकि इंपोर्टेंट एरियाज पर ज्यादा फोकस करना है और जो कम इंपोर्टेंट है उन पर कम फोकस करना है। तो ऐसा आप भी करते हो ना, तो ऐसे ऑडिटर भी करता है। पहले देख लो कौन से एरियाज रिस्की एरियाज है, क्योंकि ऑडिटर के लिए तो वही इंपोर्टेंट एरियाज है, समझ रहे हो। और फिर देख लो उन पर कंट्रोल्स कैसे हैं। अगर रिस्की एरियाज पर कंट्रोल्स अच्छे लगे हैं तो टेंशन नहीं है यार। अभी रिस्क एरिया भी पर कंट्रोल नहीं तो फिर और टेंशन बन गया ही, तो है ना। तो रिस्क के बाद हमने कंप्लायंस प्रोसीजर लगाया जिसमें हमने कंट्रोल्स को चेक करा। ठीक है। कंट्रोल्स में क्या चेक करते हैं? चेक दी व्हाट? डिजाइन, ऑपरेशन, डिजाइन एंड
ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल्स। क्या मतलब हुआ? थ्रू आउट द ईयर। कितनी चीजें चेक करना है बेटा बताओ? 3। कितनी चीजें चेक करना है? 3। देखना, डिजाइन मतलब क्या हुआ? आपने जो कंट्रोल बनाया है, जो कंट्रोल आपने यूज करा है, तो मैं ऑडिटर हूं, मैं चेक करूंगा ये कंट्रोल इस ऑर्गेनाइजेशन के नेचर और साइज के हिसाब से सफिशिएंट भी है या नहीं है। समझ पा रहे हो? तो कंट्रोल का डिजाइन बराबर है कि नहीं है। दूसरा, ऑपरेशन। कंट्रोल डिजाइन तो कर दिया, बना तो दिया, पर ऑपरेट नहीं करता, तो कोई मतलब का है क्या वो कंट्रोल? कोई काम का नहीं। आपने नियम बना लिया, आपने कंट्रोल बना लिया, सुबह 6 बजे तो उठना ही है, बराबर प्लानिंग में पूरा सब सेट करके लिख लिया है, उठी कभी नहीं। समझ रहे? कंट्रोल बराबर बनाया, 6 बजे उठना ही है चाहे जो हो जाए, लेकिन 7 बजे उठते हो आप। आखिरी क्या है? थ्रू आउट द ईयर। मतलब कंट्रोल ऑपरेट तो करते हैं, पर पता चला साल में 6 महीने ही करते हैं, 8 महीने ही करते हैं, 2 महीने ही करते हैं। पूरा साल करना चाहिए ना, क्योंकि अगर मान लो 1 साल का हम ऑडिट कर रहे हैं और 8 महीने कंट्रोल ऑपरेट करें, तो 4 महीने में तो टेंशन है ना। बोलो यार। ओके, तो कंट्रोल्स में 3 चीजें चेक करनी है। फिर और आगे बढ़े हम। अब फाइनली हमें क्या करना है बेटा? एक्चुअल चेकिंग ऑफ किताबें, एक्चुअल चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो हकीकत में सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर का मतलब क्या है? सच में बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करना। सच में मतलब क्या सर, मजाक में भी करते हैं क्या? इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसके पहले आप किताबें चेक करते ही नहीं हो, इसके पहले आप दूसरी प्रोसीजर लगा रहे होते हो, है ना। तो पूरी ऑडिट में हर दूसरे आंसर में आपको दिखेगा कि ऑडिटर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा, तो मतलब क्या करेगा? किताबें चेक करेगा। ठीक है, बड़े आगे। अब इसके भी 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला है टेस्ट ऑफ डिटेल्स। क्या है? टेस्ट ऑफ डिटेल्स। दूसरा है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। जिनको जल्दी जल्दी पढ़ना हो बेटा, वो तो क्लास छोड़ ही देना, क्योंकि वो मुझसे हो ही नहीं पाएगा। जैसे आपके मन में हो सकता है, कुछ लोगों के मन में बैठा हो कि यार 20 लेक्चर में, 30 लेक्चर में, ऐसा वाला कोई सिस्टम यहां पर नहीं होगा, है ना। बहुत आराम से गड्डी चलेगी, 31 मार्च तक मैं खत्म करा दूंगा, बस इतना भरोसा रखना। ठीक है, हर दिन अपन 2 घंटे पढ़ेंगे तो हो जाएगा, इतना कोई इशू नहीं है। और फिर ऐसा पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं कि बस खत्म हो जाए, है ना। खत्म करने के लिए बेटा एक काम करना, जो आज लेक्चर में नहीं आया होगा, अभी देखना कम से कम 20-25 बच्चे भी और ज्वाइन करेंगे आने वाले 3-4 दिनों में। आप देखना, अभी आप यही लेक्चर जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप चाहो तो देख लेना, उसमें आप 45 मिनट में खत्म कर दोगे। सुनना ही तो है, स्पीड में सुना, डबल स्पीड कर दूं। अभी आपको ऐसा लग रहा है, जब आप उसमें देखोगे तो मेरी स्पीड आपको बेहद स्लो लगेगी। आप स्पीड डबल कर लो और लिखो मत, किताबों में लिखा है ना ऑलरेडी। बस हो गया, 45 मिनट में खत्म लेक्चर। फिर उसको 2 घंटे क्यों खींच रहे हैं? आराम से पढ़ोगे, लिखोगे तो दोनों बातें होंगी। आराम से पढ़ोगे तो यहां भी बैठेगा, और लिखोगे तो कुछ तो शब्द रहेंगे लिखने के लिए, कुछ तो याद आएगा, नहीं तो काम खत्म, है ना। तो समय तो आपको देना पड़ेगा। नहीं दे पा रहे हो तो अभी छोड़ दो, अभी किसी के लेक्चर ले लो 5-6 हजार रुपए के, कर लेना एक बार, फिर बाद में फिर से मिलते हैं अपन। क्या बोलते हो? ऐसा हो रहा है बेटा। आप सोचो बेटा, आप सबने कहीं ना कहीं पेमेंट करा है, बिलीव करो। आप में से 99% लोग पैसा देकर आए हो। क्यों आए फिर? आप दो थ्योरी तो था, पढ़ लेते ना। आपने पढ़ने का तरीका गलत कर लिया। ऐसी पढ़ाई नहीं बोलते बेटा। ऐसा पढ़ो कि एक एक बात समझ में आने के साथ याद भी तो हो, लिखना तो पड़ेगा ना। अब तुमने आज तक कभी लिखा नहीं, डायरेक्ट एग्जाम में लिखने बैठ जाते हो, तो पूरा सुना, 1 महीने में जल्दी जल्दी सुना और फिर लिखने बैठ गए, कैसे लिख पाओगे यार। और ऑडिट में तो शब्द भी कितने टेक्निकल होते हैं। तो आप आराम से पढ़ना, यही एक तरीका होगा। कोर्स खत्म कराना मेरी जिम्मेदारी है, जो भी मैं पढ़ाऊं उसको उसी दिन सेम डे दिमाग में बिठाना ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, पर आपको 1-2 बार तो रिवाइज करना ही पड़ेगा घर जाकर, ठीक है।
सो टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या आ जाएगा? टेस्ट ऑफ डिटेल मतलब डिटेल में चेकिंग करना, एक एक चीज को चेक करना, 1 to 1 बेस पर हर चीज को चेक करना, है ना। इसमें आप ट्रांजैक्शन चेक करते हो और बैलेंसेस चेक करते हो। जब आप ट्रांजैक्शन को चेक करते हो तो उसे वाउचिंग कहा जाता है, जब आप बैलेंसेस को चेक करते हो तो उसे वेरिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, बोलो यार। वाउचिंग मतलब एग्जामिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, है ना। वाउचिंग मतलब एग्जामिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। वेरिफिकेशन मतलब एग्जामिनेशन ऑफ बैलेंसेस। ठीक है। अच्छा, ट्रांजैक्शन मतलब एक तरीके से P&L हो गया, नहीं? और बैलेंसेस मतलब बैलेंस शीट हो गया। अरे बैलेंस शीट में ही होते ना बैलेंसेस, P&L में तो बैलेंस नहीं होता ना किसी अकाउंट का। हाँ तो बोल दो यार। ट्रांजैक्शन कहां होते? P&L में। बैलेंसेस होते बैलेंस शीट में। तो जब आप बैलेंस शीट के किसी भी आइटम को चेक कर रहे होगे तो आप शब्द क्या यूज करोगे? वेरिफिकेशन। आप चेक करो, इधर आओ। कहां आ जाओ आप? इधर आ जाओ। मैंने कहीं लिखा था, ये देखो लिखा था, ये क्यों लिखा था? लाइबिलिटी बैलेंस शीट का आइटम है, तो मैंने लिखा वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज। समझ पा रहे हो? वाउचिंग ऑफ लाइबिलिटी नहीं लिख सकते आप। क्लियर है ये बात, है ना। यही तो टेक्निकल है भाई, ऑडिट में यही खास बात है बस। हाँ, तो डिटेल में हमें 2 चीजें चेक करनी है, एक तो P&L मतलब एक एक ट्रांजैक्शन, और दूसरा बैलेंसेस। ट्रांजैक्शन को चेक करना मतलब वाउचिंग करना, है ना। आप ट्रांजैक्शन चेक कर रहे हो मतलब आप वाउचिंग चेक कर रहे हो। आप ऑफिस जिन लोगों ने ज्वाइन करा उनको समझ में आ गया होगा कि वाउचिंग क्या होता है ना। वो जो 6 महीने तक आपका बॉस करवाता है उसे वाउचिंग कहते हैं। और वेरिफिकेशन जो असेट लायबिलिटी की टाइटल लीड दुनिया भर का हम चेक करेंगे वो वेरिफिकेशन हो जाएगा, नहीं? ओके। कितने आर्टिकल हैं जो भागने लगते हैं फर्म छोड़ के, बोले हमको तो 1-2 साल से वाउचिंग ही करवा रहे हैं। एक आध महीने तो अच्छा लगता है कि हाँ हम ऑडिट कर रहे हैं, हकीकत में आप क्या कर रहे होते हैं? अच्छा, यहां 1000 लिखा, यहां भी 1000, यहां 2000, यहां 2000, ये वाउचिंग है। आप जब ऑफिस जाएंगे तो पता चलेगा, है ना। आप में से कितने लोग हैं जो ऑफिस जा रहे हैं अभी? हाँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत बढ़िया। तो आपको अच्छे से पता होगा ना वाउचिंग क्या है। अब बात करते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर की। यहां लिख लेना बेटा ऐसे 330 मतलब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का जो डिटेल है वो दिया है ऐसे 330 में, जो आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको हमें पढ़ना नहीं है, बस बता रहा हूं कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कई बार आप देखोगे ऐसे 330 हटा दिया है, पर आपको कई क्वेश्चन के आंसर में लिखा हो 330 का रेफरेंस, है ना। तो समझ जाना वो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की बातें करना चाहता है ना। तो इसका मतलब समझ रहे हो तुम? ऐसे 330 में फर्दर ऑडिट प्रोसीजर बताया है, मतलब क्या और बताया है? मतलब कंप्लायंस भी इसी के अंदर होगा, मतलब सब्सटेंटिव भी होगा। तो हो सकता है वो ऐसा पूछे कि एक्सप्लेन दी कंप्लायंस प्रोसीजर एज या विथ रेफरेंस टू ऐसे 330। अब आप कहोगे 330 तो था ही नहीं, समझ रहे हो, लेकिन है ना वो तो कंप्लायंस प्रोसीजर जनरल टर्म है, आपको पता होनी चाहिए। तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के बारे में 330 में बताया है, और रैप के बारे में कहां बताया था? 315 में। ठीक बात है, 330 सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ठीक है, आपको एक रेफरेंस पता होना चाहिए कि ये सब बातें कहां लिखी है, 330 में लिखी है। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है इसके बारे में बताया ऐसे 520 पूरा स्टैंडर्ड है बेटा, एक अलग से ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर नाम से, प्लस सीए इंटर वालों को एक चैप्टर ही है एनालिटिकल प्रोसीजर के नाम से पूरा पूरा। ठीक है, तो क्या है एनालिटिकल प्रोसीजर समझते हैं। मैं डेफिनेशन यहां पर नहीं लिख रहा हूं बेटा, मैं बस तुम्हें एक रफ आइडिया दे रहा हूं। जब हम ऐसे 520 पढ़ेंगे तो हम एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखेंगे कि व्हाट इज एनालिटिकल प्रोसीजर, है ना। यहां पर अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं। एक हो गया बेटा डिटेल में चेकिंग करना। अब डिटेल में चेकिंग करने की अगर अगेंस्ट में कुछ लिखा है तो तुम बताओ क्या क्या होना चाहिए वो, एक तरीके से। हाँ, क्या क्या बोलना चाहिए? अरे सोचो ना बेटा, अगर सब्सटेंटिव प्रोसीजर के 2 टाइप हैं और एक में बोला कि डिटेल में चेकिंग करो, तो दूसरे में क्या लिखा होना चाहिए कि डिटेल में चेकिंग मत करो। मतलब कैसा चेकिंग करो? ऊपर ऊपर प्राइमा फेसी, रफ आइडिया, ओवरव्यू, है ना। वही होता है एनालिटिकल प्रोसीजर। जैसे कि हाँ, रेशियोज को चेक करना, ट्रेंड्स को चेक करना, बोलो
कंपैरिजन करना, जिन्होंने पढ़ा है ये चैप्टर या स्टैंडर्ड उनको याद आ रहा होगा। एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब ही होता है कंपेयर करना, एक तरीके से इस साल का डेटा पिछले साल के डेटा से, इस साल का डेटा दूसरी एंटिटीज से, इस साल का डेटा पुराने बजट से कंपेयर करना, समझ रहे हो, ऐसा कुछ कंपैरिजन। रिलेशनशिप को स्टडी करना, रिलेशनशिप में आगे लिखूंगा बेटा, है ना, आप घबराना मत, बोलेगे कि अच्छा ये भी है क्या, फिर तो मजा आएगा। रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, ठीक है, नॉन फाइनेंशियल डेटा। तो रेशियोज चेक करना, ट्रेंड्स चेक करना, जैसे समझना परचेज को चेक करने के दो तरीके बताऊं, आप लिखना बंद करोगे तो मैं बोल पाऊंगा। परचेज को चेक करने के दो तरीके, पहला तरीका है परचेज के 1 लाख बिल है, पूरे 1 लाख बिल उठाओ, एक एक बिल चेक करो, ये होता है टेस्ट ऑफ डिटेल। दूसरा तरीका क्या है, पिछले साल की परचेज कितनी थी, इस साल की परचेज कितनी, केवल कंपेयर कर लो। पिछले साल की 10 लाख थी तो इसी के आसपास होगी, कौन सा एकदम से डबल हो जाएगी, 9.5, 10, 10.5 ऐसा कुछ होगा। इससे ये पता चल जाएगा, 100% तो नहीं पता कि सही है कि नहीं, पर रफ आइडिया तो मिल ही गया ना, बोलो यारो। फिर रेशियोज मतलब पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट 10% था, अब इस बार का ग्रॉस प्रॉफिट चेक करना है तो दो तरीके हैं, या तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला गया उसकी एक एक डिटेल चेक करो, या फिर पिछले साल 10 था तो इस बार लगभग 10 के आसपास ही होना चाहिए। तो कंपैरिजन करना पिछले सालों से, रिलेशनशिप को स्टडी करना, इसको भी बता देता हूं कैसे। जैसे मान लो आपने सेल्स चेक करनी है, ठीक है, तो आपके पास दो तरीके हैं, एक तो डिटेल में चेक करूं और दूसरा तरीका क्या है, प्राइमा फेसी, मतलब रफ आइडिया ले लो। डिटेल में चेक कैसे करोगे, पहला टेस्ट ऑफ डिटेल, मतलब आप क्या करो, 1 बाय 1 एक एक बिल चेक करो, 1 लाख या 2 लाख बिल है तो पूरे 2 लाख बिल चेक करो, समझ रहे हो, इनवॉइसेस चेक करो। दूसरा तरीका क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर, इसमें क्या करो आप, लास्ट ईयर की सेल क्या थी वो उठा लो, लास्ट ईयर की सेल 15 लाख थी, इस बार 16 लाख लगी, मतलब ठीक ही होगी। एक और तरीका, कितने यूनिट इस साल बेचे गए, मान लो इस साल बेचे गए 50,000 यूनिट, ठीक है, और ऑन एन एवरेज सेलिंग प्राइस है मान लो 15 रुपए, तो बताओ कितना आएगा, 7,50,000, मतलब इतनी सेल होनी चाहिए। तो एक तो ये कि एक एक बिल चेक करते रहो दिन रात, 1 आध महीने तक चेकिंग करते रहो, आर्टिकल से करवाते रहो। और दूसरा तरीका क्या है, सीधा कितनी यूनिट बेचे लगभग वो देख लो, और लगभग एवरेज प्राइस क्या था मल्टीप्लाई कर लो, हमारे हिसाब से लगभग इतनी सेल आनी चाहिए। एग्जैक्ट नहीं पता, एनालिटिकल प्रोसीजर कभी एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा, लेकिन रफ आइडिया तो मिल ही जाएगा। तो वैसे भी ऑडिटर को क्या दिक्कत है, थोड़ी बहुत एरर तो हो ही जाती है ना, बस एक मेजर मिस्टेक ना हो, मटेरियल में से स्टेटमेंट ना हो, बाकी छोटा मोटा तो चलता है यार, बोलो पक्का, ओके। सो एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब पिछले साल से डेटा को कंपेयर करना, रेशियो कंपेयर कर लेना, ट्रेंड बढ़ता चल रहा है तो बढ़ते ही उसमें चल रहे अपन, या एकदम से घट तो नहीं गया, है ना। रिलेशनशिप स्टडी करना किस में, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा, बेटा मैंने अभी एग्जांपल दिया ना फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा का। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड क्या था, नॉन फाइनेंशियल डेटा, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड नॉन फाइनेंशियल, और एवरेज सेलिंग प्राइस फाइनेंशियल, बोलो। तो मुझे चेक करना था सेल्स, मतलब फाइनेंशियल चेक करना है मुझे, लेकिन मैं किसके रिलेशनशिप को स्टडी कर रहा हूं, नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल का डेटा। नॉन फाइनेंशियल क्या था, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितनी थी, 50,000, नॉन फाइनेंशियल डेटा है, इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, नंबर ऑफ यूनिट्स इन्वॉल्व है, सो इट इज नॉन फाइनेंशियल डेटा। और 15 रुपए सेलिंग प्राइस है, मतलब ये फाइनेंशियल डेटा है, तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल को मल्टीप्लाई करा तो जो निकल के आया वो फाइनेंशियल निकल के आया, वही तो चेक करना था, बोलो ओके। तो ये होता है आपका ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है। अब आज जितना पढ़ा एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। कोई ऐसा जो तैयार है कि सर मैं जितना आज आपने पढ़ा है पूरा बोलकर सुनाऊंगा, आप परेशान मत होइए सर। देखिए कौन बताने को तैयार है। क्वेश्चन नंबर 1, ऑडिट की डेफिनेशन। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं खुद से पूछूंगा, है ना, फिर मुझे जो ठीक लगेगा मैं पूछूंगा। हाथ उठाओ कितने लोग ऑडिट की डेफिनेशन बताने को तैयार हैं। जो हाथ नहीं उठाएंगे मैं उनसे ज्यादा पूछने में इंटरेस्ट रखता हूं, है ना, और जो उठाएंगे उनसे तो पूछने का अधिकार है मुझे। नहीं बताएंगे आप, ठीक है। ऑडिट की डेफिनेशन है ना, तो अपन सुन लेते हैं।
आपसे सुन लेते हैं, पढ़े जा रहे हो, बहुत जोरों से पढ़ रहे हो। ऑडिट की डेफिनेशन देखो, आप थोड़ा सा बोलना स्टार्ट करना, बाकी तो फिर मैं बोल ही दूंगा, है ना। तो सपोर्ट मेरा पूरा रहेगा आपके साथ, है ना, मैं आपको जिताऊंगा। हाँ, यस। ऑडिट मतलब क्या? इट इज एन, खड़े होकर बताएंगे आप, ठीक है, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon, तो उसे ऑडिट कहते हैं। बैठो भाई, तुम बताओगे यही डेफिनेशन? हाँ, नहीं, सम्मान। इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon, तो उसे ऑडिट कहते हैं। बैठो बेटा, यही तो एग्जाम में होता है। आपने सुना हो, कई बार बच्चा बोलता है मैंने तो ग्रुप 1 पढ़ के दिया था, ग्रुप 2 तो वहीं दे दिया था, फिर भी मेरे 25 नंबर आए ऑडिट में। बेटा पढ़ के दे दो, 26 से ज्यादा आए तो कहना। यही सच है ऑडिट का, समझ रहे हो आप? क्योंकि आप मन से कुछ तो भी लिख के आते हो, थोड़ा बहुत वो दे देता है, उसको लगता है कि कुछ होना नहीं, जो बन रहा दे दो आप। अब ऑडिट की आप सोचो, उसने पूछा व्हाट इज ऑडिट, कोई ऐसा होगा जो ना लिखे? हर कोई लिखेगा, बीकॉम सबने दिया है बेटा, तो आधा अधूरा तो लिख ही देगा ना वो। लेकिन आप सोचो डेफिनेशन क्या कहती है, वो जो डेफिनेशन लगेगा उसको नंबर मिलेगा, ठीक है, डन। सेकंड क्या था? एडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट या ऑडिट, एक ही बात। अच्छा, टाइप्स ऑफ ऑडिट, ओके, टाइप्स ऑफ, माफी चाहूंगा, टाइप्स ऑफ ऑडिट, है ना, कितने थे? 2। तो अपन ये भी किसी एक से पूछ लेते हैं। किससे पूछे अपन ये? सबसे लास्ट, गर्वित। हाँ बताओ, खड़े हो जाओ, खड़े होकर बेटा। हाँ, ऑडिट के 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से? और स्टैट्यूटरी, ठीक है। वॉलंटरी मतलब मन से बत्ती दे रहे जो, है ना, मतलब नहीं बोला तो भी करवाना ऑडिट, है ना, तो वॉलंटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी मतलब ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ, ठीक है। उसमें कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं जो कहते हैं ऑडिट करवाना ही पड़ेगा? नहीं नहीं, केवल आपको बोला, हाँ यस, वो भी सीक्वेंस में। ट्राई, उसका सन बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो काम कैसे चलेगा? 1920 कोई सीक्वेंस में सारी बता देगा, बस इतने ही लोग, ठीक है, आप ट्राई कर लीजिए सर। सुनो, सीक्वेंस में सुनना है ना, सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस में याद रखेंगे तो फायदा होगा, हम एग्जाम में लिख पाएंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 लिख दे तो काम हो गया। सुनो, हाँ, ट्रस्ट एक्ट 1882, हाँ, अब आप मत बोलना, हम दोनों बोलेंगे। हाँ, दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। थर्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948। फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये तो पता होना ही चाहिए यार, है ना। और अच्छा, आपने एक नहीं लिखा है, एक और लिखो, कंपनी एक्ट 2013। लिखो लिखो लिखो, कंपनी एक्ट 2013 में लिखा है कि हर कंपनी को ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। अच्छा, इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है बेटा, दिमाग में बिठा लेना। मैंने क्या बोला? ऐसी कोई कंपनी भारत में एग्जिस्ट नहीं करती जिसको ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा, हर कंपनी को ऑडिट करवाना पड़ेगा, ऐसा कंपनी एक्ट 2013 में लिखा है ना। तो आप लिख लेना वहां कंपनी एक्ट 2013। तो टोटल 7 हो जाएंगे अभी, है ना। ओके, फिर से एक बार कोई बोलेगा पूरा मेरी हेल्प के बिना, ठीक है। चलो उधर किससे सुन लेते हैं अपन? राघवेंद्र से सुन लेते हैं। हाँ, ऐसा मत बोलो यार। 1882, हाँ, ट्रस्ट एक्ट 1882। दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, कोई बीच में नहीं बोलेगा। हाँ, बिजली सप्लाई एक्ट 1948। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। फिर ठीक है, और एक और था, कॉरपोरेशन सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट में एक्ट पास करके कुछ अलग से चीजें बना दी जाती हैं, जैसे, है ना। ओके, तीसरा क्वेश्चन एडवांटेज था, है ना। एडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट का हो या एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट का हो या ऑब्जेक्टिव ऑडिट का हो, सब एक ही बात है। कौन बताने वाला है? कितने पॉइंट थे पहले तो ये बताओ? 7। तो 7 पॉइंट बताने, कौन बताएगा?
जो बताने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है मैं उसी से पूछूंगा बेटा, है ना। तो अच्छा होगा कि आप इंटरेस्ट लें, है ना। तो अपन भाई से पूछ लेते हैं। भाई मुझसे नजरें ही नहीं मिला रहे। आप नजरें मिलाओगे, कॉन्फिडेंस से देखोगे आप टीचर की तरफ ना, वो आपसे कभी नहीं पूछेगा। वो ढूंढता है कि कौन है जो बताना नहीं चाहता है। हाँ, मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज, मतलब एम्प्लॉइज को डर लगता रहता है कि यार ऑडिट हो रहा है, पकड़े जाएंगे, फ्रॉड करेंगे, तो है ना। सो इट एक्ट एज मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज। यस। हाँ, सेफ गार्ड द इंटरेस्ट, ये उन लोगों के हित की रक्षा करता है जो लोग एंटिटी के मैनेजमेंट से जुड़े हुए नहीं है। मतलब जो घर पे बैठे हैं पर उन बेचारों ने अपना पैसा कंपनी में लगा के रखा है, तो उनके हित की रक्षा करने कौन आता है? भगवान नहीं, ऑडिटर। ठीक है। तीसरा, हाँ, 3 चीजें, सेटल सेटल सेटल, है ना। आप हिंदी में बोलोगे चलेगा, मिक्स बोल रहा है ना, इतना इंग्लिश में बोलेंगे तो आदत ऐसे ही भूल जाएंगे। तो सेटल सेटल सेटल, सेटल करवाता है ये। किसको सेटल करवाता है? कोर्ट को। हाँ, पहला ट्रेड डिस्प्यूट को सेटल करने में हेल्प मिलती है, और बैंक लोन सेटलमेंट में, और अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। फिर क्या था? 2-3 और बचे। हाँ, इट हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ वेस्टेजेस एंड लॉसेस, और इट हेल्प्स इन रिव्यूइंग द ऑपरेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मतलब इंटरनल कंट्रोल वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे पता चलता है। अच्छा सुनो, बैठो भाई। आज मैंने आपको पढ़ाया कि ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर लगाता है। ऑडिट प्रोसीजर में कहीं पर कंप्लायंस प्रोसीजर भी था, उसमें कंट्रोल चेक कर रहा था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छा अपन एडवांटेज वहां क्यों लिखा है। मतलब ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर में कंट्रोल को चेक करने वाली प्रोसीजर भी लगाता है। कंट्रोल को चेक करके शेयर होल्डर को बताता है कि आपकी कंपनी के कंट्रोल कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, वीक हैं, स्ट्रांग है, जो भी है। ठीक है। सो ये थे एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। एक बार और सुनना एडवांटेज ऑफ ऑडिट, कौन बताएगा? ठीक है, इनसे सुन लेते हैं। बताइए एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। इट एक्ट एज मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज। दूसरा, इट सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ पर्संस दोज हु आर नॉट एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी, है ना। थर्ड, इट हेल्प्स इन सेटलिंग द ट्रेड डिस्प्यूट, सेटलिंग द बैंक लोन, सेटलिंग द अकाउंट्स, और it helps in reduction of wastages and losses, and finally it helps in reviewing the operations of internal controls. Okay.